Many geographers, geologists, philosophers और scientists ने डिफरेंट हाइपोथेसिस दिया है इस अर्थ के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के लिए। हाइपोथेसिस मींस कंजप्शन, अपना अपना अनुमान लगाया है। इस हाइपोथेसिस को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एंशिएंट एंड मॉडर्न। बिग बैंग थ्योरी से पहले का जो भी थ्योरी है वो सब एंशिएंट थ्योरी है, लाइक the gaseous hypothesis of Immanuel Kant, nebular hypothesis of Laplace, planetesimal hypothesis of Chamberlain and Moulton, tidal hypothesis of Jeans and Jaffrey, Russell's binary star hypothesis, Hoyle's supernova hypothesis, Schmidt's interstellar hypothesis, ये सारे ancient hypothesis है, but modern and most popular is Big Bang theory by Georges Lemaitre। हम इस वीडियो में इन सब थ्योरी को डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे, बट बिफोर दैट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट। इमैनुअल कांट सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देने वाले फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने 1755 में गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी दिया था, जिसमें ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को बताया है। इन्होंने कहा कि एक प्री एग्जिस्टिंग एक नेबुला था जो कि गैस और डस्ट का क्लाउड था, जो कि कोल्ड, सॉलिड एंड मोशनलेस था, मींस रेस्ट में था, और ना इसकी कोई शेप थी। बट सडनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस नेबुला के अंदर जो पार्टिकल्स थे, लाइक गैस एंड डस्ट पार्टिकल, वो आपस में कोलाइड करने लगे। जब ये कोलाइड करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है, और इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इस नेबुला का साइज एक्सपैंड और इंक्रीज होने लगता है। और जब इस नेबुला का साइज इंक्रीज हुआ तो उसमें जो पार्टिकल्स थे उसमें एक मोशन जेनरेट हुआ, जो एक रोटेटरी मोशन था। इस मोशन के कारण नेबुला के पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, जिस कारण इसका रेडियस इंक्रीज हो गया। रेडियस इंक्रीज होने के कारण डस्ट ऑफ क्लाउड जो नेबुला है उसमें से 9 रिंग्स निकले, वो बने 9 प्लैनेट, और बचा हुआ इंटरनल पार्ट बना सन। ये थ्योरी दी इमैनुअल कांट ने। इनकी क्रिटिसिज्म भी हुए, इन्होंने जो प्री एग्जिस्टिंग नेबुला बताया उस नेबुला का सोर्स नहीं बता पाए। दूसरा, इस नेबुला को जो पार्टिकल्स थे उसमें मोशन कहाँ से आया, जबकि वो रेस्ट में थे, तो ये मोशन में कहाँ से आ गए, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कैसे करने लगे, इन सारे रीजनों के कारण इनका क्रिटिसिज्म हुआ। Here a gaseous hypothesis of Immanuel Kant. Now, nebular hypothesis of Laplace. लाप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 1796 में नेबुलर हाइपोथेसिस दी। लाप्लास ने इमैनुअल कांट की थ्योरी को थोड़े से मॉडिफाई करा। इन्होंने बताया एक हॉट नेबुला था जो ऑलरेडी रोटेटरी मोशन में था। इमैनुअल कांट ने बोला था कोल्ड था और मोशनलेस था, बट इन्होंने कहा हॉट नेबुला था जो ऑलरेडी रोटेटरी मोशन में था। रोटेटरी मोशन में होने के कारण इसके आउटर सरफेस से हीट लॉस हो रहा था, और ये नेबुला कॉन्टिन्यूअसली कूल हो रहा था। कूल होने से नेबुला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस कारण इस नेबुला का साइज एंड वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। जैसे जैसे इसका साइज डिक्रीज हो रहा था, रोटेटरी मोशन का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस आउटवर्ड फोर्स ज्यादा लगती है। आउटवर्ड फोर्स ज्यादा लगी और इस नेबुला से एक रिंग डिटैच होकर बाहर निकलता, और ये रिंग कूल और कंडेंस होने के कारण एक रिंग से 9 रिंग में डिवाइड हो जाता है, जो 9 प्लैनेट बनाता है, और बीच का पार्ट सन बन जाता है। इनके भी डिमेरिट्स थे, जिस कारण इनके भी क्रिटिसिज्म हुए, क्योंकि हॉट एंड रोटेटरी नेबुला का सोर्स ये भी नहीं बता पाए। सोलर सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मीन सन के चारों ओर जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ थर्ड वन, टीसी चैम्बरलिन और एफआर मोल्टन प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन एक जियोलॉजिस्ट थे और रे मोल्टन एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने 1905 में प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दिया। इससे पहले की जो थ्योरी थी वो मोनेस्टिक थ्योरी थी, मतलब एक सिंगल नेबुला था, बट प्लैनेटेसिमल थ्योरी एक डुअलिस्टिक थ्योरी है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। इन्होंने बताया ये जो यूनिवर्स था उसमें पहले से ही प्रोटोसन था जो कि कोल्ड एंड सॉलिड था। दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वो कंपेनियन या इंट्रूडिंग स्टार था। ये दोनों यूनिवर्स में रैंडमली घूम रहे होते हैं, बट जब ये कंपेनियन स्टार प्रोटोसन के करीब आता है, जो कंपेनियन स्टार है वो प्रोटोसन से हेवियर है और साइज में भी बड़ा है। हेवी और साइज में बड़े होने के कारण
इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होती है। इस कारण जब ये कंपेनियन स्टार प्रोटोसन के करीब आता है, ड्यू टू हाई ग्रेविटी प्रोटोसन से ये उसके पार्ट को डिटैच करने लगता है। ये उसके छोटे छोटे पार्ट ये सारे डिटैच करने लग जाता है। ये डिटैच पार्टिकल अलग अलग साइज के हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये डिटैच पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अटैच हुए और 9 प्लैनेट बनाया। और जो प्रोटोसन का बचा हुआ पार्ट था उससे बना ये अपना सन। लोगों ने इनका भी क्रिटिसाइज करा क्योंकि ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये प्लैनेट का अरेंजमेंट ऐसे क्यों है, रॉकी एंड गैसियस। सेकंड, इस इतने बड़े यूनिवर्स में ये कंपेनियन स्टार प्रोटोसन के इतने करीब कैसे आया। तीसरा, आउटर प्लैनेट की डेंसिटी क्यों कम है और ये गैसियस प्लैनेट कैसे बने। ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ फोर्थ वन, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड जीन्स। टाइडल हाइपोथेसिस एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट सर जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 में दिया गया था। इन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया, बट इस थ्योरी को 1929 में दूसरे ब्रिटिश साइंटिस्ट हैरोल्ड जेफरी के द्वारा मॉडिफाई किया गया और इस टाइडल थ्योरी को जीन्स एंड जेफरी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भी ये बताया कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन एक प्रोटोसन और इंट्रूडिंग स्टार के द्वारा हुआ। प्रोटोसन जो था वो स्टेशनरी था, वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा था, बट तभी वहां से इंट्रूडिंग स्टार गुजरता है और इस इंट्रूडिंग स्टार की साइज भी बड़ी होती है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा थी, जिस कारण ये इंट्रूडिंग स्टार जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे प्रोटोसन से उसका पार्ट डिटैच करता है। जब ये इंट्रूडिंग स्टार दूर होता है तो छोटा, और जब ये इंट्रूडिंग स्टार पास आता है बड़ा पार्ट प्रोटोसन का डिटैच करता है, और जैसे जैसे ये दूर जाता है वैसे वैसे छोटा पार्ट डिटैच होता जाता है, इसलिए इसका शेप एक सिगार शेप में बन जाता है जो कि 1000 किलोमीटर लंबा होता है। ये सिगार शेप फिलामेंट प्रोटोसन से डिटैच होने के बाद कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। फिर ये फिलामेंट अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाता है, फिर उसमें से बनते हैं 9 प्लैनेट। इस थ्योरी में प्लैनेट का अरेंजमेंट प्रेजेंट प्लैनेट के अरेंजमेंट से बिल्कुल मैच करता है, और इस थ्योरी से प्लैनेट के सैटेलाइट के फॉर्मेशन का पता चलता है। जैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक वैसे ही प्लैनेट का सैटेलाइट प्लैनेट के गैसियस पार्ट के इजेक्ट होकर कंडेंस होने से बनता है। इसके भी डिमेरिट है जिस कारण क्रिटिसिज्म हुए हैं। प्रोटोसन और कंपेनियन स्टार एक दूसरे के इतने पास कैसे आए, जेम्स एंड जेफरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये इजेक्टेड पार्ट ऑफ प्रोटोसन कंडेंस कैसे हुए, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि प्लैनेट हाई एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से बना है जबकि प्रोटोसन लाइटर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से बना है। ये थी टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड जीन्स। नाउ फिफ्थ वन, रसल्स बाइनरी स्टार थ्योरी। रसल्स ने 1937 में ये थ्योरी दी जिसमें वो बताते हैं इस सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन बाइनरी स्टार सिस्टम से हुआ है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में सन का एक कंपेनियन स्टार था जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता था, और एक जायंट इंट्रूडिंग स्टार था जो कंपेनियन स्टार के साइज में काफी बड़ा था, और ये स्टार कंपेनियन स्टार की ओर अप्रोच करते हुए इसके करीब आता है। जैसे जैसे ये जायंट अप्रोचिंग इंट्रूडिंग स्टार कंपेनियन स्टार के करीब पहुंचता है, ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्स बढ़ जाता है जिससे कंपेनियन स्टार के बाहरी सतह पर एक उभार या बल्ज निकल आता है जो जायंट इंट्रूडिंग स्टार के करीब बढ़ता है। जब ये जायंट इंट्रूडिंग स्टार एकदम क्लोजेस्ट आ जाता है तो टाइडल फोर्स बिल्कुल ही मैक्सिमम लगता है, तभी लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स कंपेनियन स्टार से इजेक्ट होता है। यही इजेक्टेड मटेरियल से सोलर सिस्टम के प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये रहे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस का डायग्राम। नाउ सिक्स्थ वन, हॉयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस। मिड 20th सेंचुरी में सर फ्रेड हॉयल्स ने सुपरनोवा थ्योरी दी थी जिसमें सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। हॉयल्स के अनुसार इनिशियली यूनिवर्स में दो स्टार थे, वे हैं प्रिमिटिव सन एंड कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार का साइज बहुत बड़ा था, बाद में न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण ये सुपरनोवा बन गया। कंपेनियन स्टार के एक्सप्लोजन से हॉट एंड ब्राइट गैसों का एक नेबुला बना जिससे वे सुपरनोवा स्टेज कहते हैं। प्रिमिटिव सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये गैसियस क्लाउड सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगता है। सुपरनोवा स्टेज में गैसियस क्लाउड में आयरन और अदर टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स भी मिले हैं, और इन गैसियस पार्टिकल से अर्थ साथ ही अदर प्लैनेट और सैटेलाइट ही बने,
और ये सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में होने के कारण वे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते थे और धीरे धीरे ठंडे होकर सॉलिड फॉर्म में आ गए, जिस फॉर्म में आज प्लैनेट और सैटेलाइट मौजूद है। दिस इज सुपरनोवा। नाउ सेवेंथ वन, स्किमिड इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। स्किमिड्स ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन करा पूरा यूनिवर्स डार्क मैटर था जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस से बना था, जो विजिबल भी नहीं था, ना इसका कोई ओरिजिन का पता है। सन जो स्पेस में रिवॉल्व कर रहा था वो इंटरस्टेलर डस्ट को अट्रैक्ट करता है और ये अट्रैक्टेड डस्ट पार्टिकल भी सन के साथ रिवॉल्व करने लगते हैं और वो एक डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं और ये डिस्क कंडेंस हो जाता है जिससे 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। सन की ग्रेविटी से जो हेवियर मेटल थे वो अट्रैक्ट हुए और उनसे बना रॉकी प्लैनेट जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बट इंटरस्टेलर डस्ट के जो लाइटर मटेरियल थे सच एज गैसेस वो एस्केप कर गए और दूर चले गए एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और इन्हीं एस्केप हुए गैसेस पार्टिकल से बना गैसेस प्लैनेट सच एज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। बट एज वी नो प्लूटो एज अ प्लैनेट आज एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह से ये डस्ट का पार्टिकल था जो सन के चारों ओर अट्रैक्ट हुआ और ये डिस्क का फॉर्मेशन करा। लेटर ऑन कूल एंड कंडेंस होने के कारण ये 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ द फाइनल वन, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इज मॉडर्न थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। 1920 में एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेत्रे ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का थ्योरी दिया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि बिग बैंग का एक्सप्लोजन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इस यूनिवर्स में एक टाइनी बॉल मतलब एक छोटी सी बॉल थी जिसकी इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी। इस बॉल को उन्होंने एक सिंगुलैरिटी का टर्म दिया है। इस टाइनी बॉल या इस सिंगुलैरिटी का एकदम सडन बहुत ही हेवी एंड वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। दिस इज द टाइनी बॉल जिससे ह्यूज एक्सपेंशन होता है और ये एक्सपेंशन आज भी कंटिन्यू है। इस एक्सप्लोजन से एक एनर्जी निकलती है और कुछ समय बाद जब ये एक्सपेंशन स्लो होता है तब ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है और इस एक्सप्लोजन के 3 मिनट के बाद एटम का ये फॉर्मेशन होता है। दीज आर द एटम। और इस एक्सप्लोजन के 3 लाख साल बाद टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है। इस यूनिवर्स का टेम्परेचर 4500 केल्विन तक आ जाता है जिससे एटॉमिक मैटर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू ग्रेविटी ये एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। नाउ हम जानेंगे एडविन हम्बल के बारे में। उन्होंने यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एविडेंस दिया जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। 1920 में एडविन हम्बल ने यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एविडेंस दिया। उन्होंने बताया जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को हम्बल ने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। दो गैलेक्सीज के बीच एक रे गई, जितना समय इस रे को जाने में लगा उससे ज्यादा समय उस रे को वापस आने में लगा, जिससे ये पता चलता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। बट किसी न किसी, क्योंकि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में, किसी न किसी गैलेक्सीज के पास भी जा रहे हैं। किसी से दूर जा रहे हैं तो किसी के करीब भी जा रहे हैं। तो ये थी अर्थ के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की थ्योरी जिसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर, ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट ने दिया था। मैंने इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में बताया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, 1 घंटे से ज्यादा की हो जाती है। बट लेटर ऑन इन आवर एडवांस क्लासेस सिंगल सिंगल थ्योरी को मैं डायग्राम प्लस एनिमेशन के साथ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।